जेएस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज से हम शुरू करने जा रहे हैं सीडीपी प्रैक्टिस, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पर आधारित जितने भी प्रश्न हैं पूछे गए हैं, वो चाहे किसी भी टॉपिक से संबंधित हो, तो वो सीडीपी के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन आज तक किसी भी टेट एग्जाम में पूछे गए हैं तो उससे संबंधित प्रैक्टिस करेंगे। उस प्रैक्टिस से क्या होगा कि आपके टॉपिक क्लियर होंगे। जो भी आपके टॉपिक्स हैं तो उन्हें क्लियर करने के लिए हमें प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है। तो सीडीपी में आज हम समाजीकरण पर आधारित क्वेश्चनों को लेकर आए हैं। जो समाजीकरण पर आधारित आज तक जितने भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो टेट हो, सुपर टेट हो, यूपी टेट हो या आपका रीट हो, किसी भी एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए हैं सीडीपी में यानी चाइल्ड डेवलपमेंट में समाजीकरण पर आधारित, तो उन क्वेश्चनों पर आज चर्चा होने जा रही है। ये जो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है आपका किसी भी प्रकार का टेट है, आपका उस प्रकार के टेट में जो है आपका जो चाइल्ड डेवलपमेंट वाला पोर्शन होता है, लगभग 30 नंबर का जो पोर्शन है, तो इसमें मैं 100% कामयाबी दिलाऊंगा आपको। यदि आप प्रतिदिन 25 मिनट आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको 100% कामयाबी भी होगी, मिलेगी। हमारा जो पढ़ाने का तरीका होगा वो बहुत अलग होगा। इसे आप पढ़िएगा और देखिएगा और समझिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी प्रैक्टिस क्लास सीडीपी की, क्लास नंबर 4। पहला क्वेश्चन आपका आ गया है यहाँ पर। नंबर 1 क्वेश्चन है, विद्यालय और समाजीकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सीटीईटी 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। पहला आपका है, विद्यालय समाजीकरण का पहला मुख्य कारक है। दूसरा आपका ऑप्शन है, विद्यालय समाजीकरण का महत्वपूर्ण कारक है। समाजीकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं होती है और समाजीकरण में विद्यालय की बहुत बड़ी भूमिका होती है। इस क्वेश्चन को अब मैं बता सकता हूं कि इसका क्वेश्चन ए है, बी है, सी है, डी है, लेकिन इस क्वेश्चन का हमें आंसर करवाना यहाँ पर मुख्य उद्देश्य नहीं है। हमें जो है यहाँ पर समझना है कि इसका ये क्वेश्चन का आंसर ये क्यों है। और इस क्वेश्चन को जो मैं अब बताने जा रहा हूं तो इस पे आधारित आगे जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं तो उससे मिलते जुलते क्वेश्चन भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले हम समाजीकरण, जो हमने पुरानी कक्षा में विस्तृत रूप से चर्चा की थी, समाजीकरण को समझेंगे। समाजीकरण समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, मान लीजिए किसी भी समाज में कोई रीति रिवाज है, कोई परंपराएं हैं, कोई विश्वास है, कोई मूल्य है, कोई संस्कृति है, तो उसको फॉलो करते हैं वहां के लोग। अगर बालक उस समाज में जन्म लेता है या कहीं से कोई व्यक्ति आता है तो उस समाज के रीति रिवाज, वहां का ओढ़ना पहनना, खाना पीना, चलना उठना, बोलना चालना, यानी वहां के तौर तरीकों को जब वो सीखता है उन व्यक्तियों से, दूसरे व्यक्तियों से जो समाज में उसके रहते हैं आसपास, या बालक अपने परिवार से सीखता है, फिर अपने खेल के मैदान में जाता है, अपने जो है विद्यालय में जाकर सीखता है, तो वो उन सब चीजों को सीख कर वो जो है उन सभी नियम कानूनों को अपने अंदर धारण कर लेता है, उनके अनुसार अनुकूलित कर लेता है अपने आप को और समाज में जो है रहने योग्य बन जाता है। तो वो क्या होता है, समाजीकरण कहलाता है। तो ये प्रक्रिया के बारे में हम विस्तृत चर्चा कर चुके थे। समाजीकरण के कारक होते हैं कुछ, तो उन कारकों पे यहाँ फिर से एक जो है थोड़ा रिवीजन करते हैं। समाजीकरण के कारक 2 कारक होते हैं। नंबर 1 आपका होता है मुख्य कारक। मुख्य कारक इसे हम प्राथमिक भी बोलते हैं, प्राथमिक कारक भी बोल सकते हैं। और आपके दूसरे कारक होते हैं गौण कारक। गौण कारक इसे हम द्वितीय बोल सकते हैं, यानी सेकेंडरी भी बोल सकते हैं। मुख्य कारक में आपका आता है परिवार, परिवार। और आपका जो गौण कारक में आता है विद्यालय, विद्यालय। इसके अलावा आपका आता है खेल का मैदान, समाज, गांव, आपका बस्ती, अब जहां पर आप रहते हैं तो उसके आसपास के जितने भी जो जहां पर भी सामाजिक एक्टिविटीज हो रही हैं वो सब गौण कारक में आएंगे। आपका जो प्राथमिक कारक होगा वो होगा परिवार। इसके अलावा एक मुख्य चीज और होती है पड़ोस। पड़ोस, अब पड़ोस क्या होता है, पड़ोस जो है एक, इसमें जो है ये मुख्य कारक में भी माना जाता है और ये गौण कारक में भी माना जाता है। यदि आपके को जो है क्वेश्चन में पूछा जाता है परिवार के साथ पड़ोस आता है तो इसे मुख्य कारक में मान लेते हैं, और यदि ये जो है विद्यालय के साथ जुड़ के आएगा तो ये जो है द्वितीय कारक यानी गौण कारक में माना जाएगा। तो मुख्य रूप से हम देखेंगे कि मुख्य कारक हमेशा जो होता है वो परिवार होता है। परिवार जो है मुख्य कारक, बाकी सब जो है गौण कारक में आते हैं। यदि परिवार के साथ पड़ोस जोड़ दिया जाता है तो पड़ोस भी जो है मुख्य कारक में आ जाता है। तो इसके आधार पर हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला है, विद्यालय और समाजीकरण में से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य ढूंढना है विद्यालय और समाजीकरण के बारे में। तो पहला आपका विद्यालय समाजीकरण का पहला मुख्य कारक, तो पहला मुख्य कारक तो परिवार है, तो ये तो गलत हो गया, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। विद्यालय समाजीकरण का महत्वपूर्ण कारक है, ये बात सही है, जो चाहे वो गौण कारक हो चाहे वो मुख्य कारक हो, लेकिन यहाँ पर परिवार और विद्यालय दोनों ही जो है
मुख्य कारक होते हैं। तो ये जो है महत्वपूर्ण कारक हैं, यानी महत्वपूर्ण कारक होते हैं, महत्वपूर्ण कारक हैं ये। तो महत्वपूर्ण कारक के अंतर्गत जो है ये क्वेश्चन आपका सही होगा, मतलब यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी सही होगा। पहले जो आपका समाजीकरण होगा, सबसे पहले जो घर में परिवार में माता माता के द्वारा, पिता के द्वारा, अपने जो परिवार के फैमिली के सदस्य उनके द्वारा होता है। लेकिन जो उसके बाद जो विशेष जो रूप से जो अगली जो समाजीकरण की प्रक्रिया होती है वो विद्यालय में होती है। भले से ये द्वितीय कारक होता है, लेकिन प्राथमिक कारक जो है आपका परिवार है, ये द्वितीय कारक है। लेकिन महत्वपूर्ण दोनों ही होते हैं, परिवार भी और विद्यालय भी। नहीं, प्रथम कारक भी जो है महत्वपूर्ण है, ये भी महत्वपूर्ण माना जाएगा आपका, ये भी महत्वपूर्ण है और ये भी महत्वपूर्ण कारक होते हैं। कोई से कारक को हम कम महत्वपूर्ण नहीं मान सकते। तो इसलिए यहाँ पर महत्वपूर्ण पूछा गया था। तो पहला मुख्य कारक तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि पहला मुख्य कारक परिवार होता है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा जो है विद्यालय समाजीकरण का महत्वपूर्ण कारक है, ये बात सही है, समाजीकरण महत्वपूर्ण कारक। अब सी क्यों नहीं है? समाजीकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं होती है, विद्यालय की बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो इसलिए ये भी गलत है, यहाँ पर नहीं लिख दिया इन्होंने। समाजीकरण में विद्यालय की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो अब बहुत बड़ी भूमिका भी नहीं होती, मतलब भूमिका है लेकिन इतनी बड़ी भूमिका भी नहीं है कि वो परिवार से ज्यादा हो या कम हो। तो यहाँ पर जो बड़ी भूमिका का यहाँ पर दिया, तो इसलिए ये जो है यहाँ इसका आंसर यहाँ भी ये भी गलत होगा। तो विद्यालय समाजीकरण का महत्वपूर्ण कारक है, ना वो ज्यादा है ना वो कम है। तो इसलिए यहाँ पर विद्यालय समाजीकरण का महत्वपूर्ण कारक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परिवार एक साधन है, यूपीटीईटी नवंबर 2011 में ये क्वेश्चन आया था। अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का और दूरस्थ शिक्षा का। तो पहले हम शिक्षाओं के बारे में जान लेते हैं। अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है? जो ऐसी शिक्षा, जो ऐसी कोई चीज जिसे हम कहीं भी कभी भी किसी भी स्थिति में सीख लें और हमें कोई भी सिखा दे। इसमें कोई निश्चित टीचर नहीं होते, निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होता, सिखाने वाला निश्चित नहीं होता, समय निश्चित नहीं होता, एज निश्चित नहीं होती, यानी जीवन पर्यंत चलती रहती है। ये क्या होती है? हमारी अनौपचारिक शिक्षा होती है, जो हमारे घर परिवार से शुरू होती है और हमारे खेल के मैदान में, समाज में, हमारी पूरी जिंदगी ये जो है शिक्षा चलती रहती है। इसके बाद आपकी आती है औपचारिक शिक्षा। इसमें जो है सब चीजें निश्चित होती है, आपको क्या पढ़ना है, क्या किस दिन क्या पढ़ना है, कौन से टीचर को पढ़ाना है, इसकी समय अवधि क्या होगी। तो ये जो होती है हमारी विद्यालय की शिक्षा होती है, इसे औपचारिक शिक्षा कहते हैं। इसके बाद गैर औपचारिक शिक्षा, यानी औपचारिक और गैर अनौपचारिक का जो मिला जुला रूप होता है गैर औपचारिक। और दूरस्थ शिक्षा, यानी हम घर बैठे कोई भी डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से कोई भी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ये शिक्षाओं के बारे में मैंने अपनी जो है हमारी जो सेकंड सेमेस्टर में जो है शिक्षा में पढ़ाया था, अनौपचारिक, औपचारिक, गैर औपचारिक और दूरस्थ शिक्षा। तो इसकी वीडियो हम आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, अगर आप विस्तृत रूप से देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर अनौपचारिक शिक्षा क्या हुआ? अनौपचारिक शिक्षा जो कहीं भी कभी भी कोई भी हमें सिखा दे, पढ़ा दे, लिखा दे, कुछ भी सिखा दे, तो वो क्या होती है? अनौपचारिक शिक्षा होती है। तो परिवार क्या हुआ? एक कैसा साधन हुआ? अनौपचारिक शिक्षा का हुआ कि हम परिवार से सीखते हैं, लेकिन इसमें कोई निश्चित नहीं होता कि किस समय सीखते हैं। हम सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ परिवार से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। बच्चा जो है जन्म लेता है, जन्म से लेकर सुबह से शाम तक कभी भी कुछ भी सीख लेता है अपनी माता से, पिता से, भाई से, बहन से। तो परिवार एक साधन कैसा हुआ? अनौपचारिक शिक्षा का हुआ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। के बाद जो आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक उपयोगी है, यानी योगदान रखती है? हस्तांतरण यानी ट्रांसफर, यानी कोई सामाजिक संस्था है, कौन सी सामाजिक संस्था ऐसी है जो परंपराओं को, जो परंपराएं चली आ रही हैं, जो रीति रिवाज चल रहे आ रहे हैं, तो उन्हें अगली पीढ़ी में पहुंचाने में सबसे ज्यादा जो योगदान है, उन्हें ट्रांसफर करने का सबसे ज्यादा जो योगदान है, तो वो कौन करता है हस्तांतरण? वो आपका परिवार करता है, विद्यालय करता है, पड़ोस करता है, इनमें से कोई नहीं करता। तो आपका वो करता है परिवार। परिवार ही एक ऐसा जो है संस्था है, एक ऐसी सामाजिक संस्था है जो बालक को बताती है कि हम इस हमारी जो पीढ़ी दर पीढ़ी है, ये परंपराएं, हमारी रीति रिवाज हैं, हम इस धर्म को मानते हैं, इस तरीके से हमें रहना, इस तरीके से हमें खाना, इस तरीके से हमें पीना है। तो जो पारंपरिक जो भी चीजें हैं, मान्यताएं हैं, उनका जो ट्रांसफर करता है वो करता है परिवार। परिवार के सदस्य, माता पिता, भाई बहन और हमारे जो परिवार के लोग हैं। तो परिवार यहाँ पर जो है ऐसी संस्था है जो परंपराओं का हस्तांतरण करती है। अगला क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को शुरू करते हैं। यहाँ पर सामाजिक अधिगम आरंभ होता है। अब सामाजिक अधिगम यानी अधिगम माने सीखना, समाज से हम सीखना आरंभ कैसे कर सकते हैं? ये आपका जो CG टेट जुलाई 2011 में पूछा गया है। तो अलगाव से, यानी अलग रहकर, हर किसी से अलग अलग रहकर, भीड़ से, संपर्क से, या दृश्य श्रव्य सामग्री से।
तो यहाँ पर इसका ऑप्शन आएगा आपका संपर्क, यानी कि जब भी हम समाजीकरण या समाज से कुछ सीखेंगे तभी सीखेंगे जब हम किसी के संपर्क में जाएंगे, किसी से अंतःक्रिया करेंगे, किसी व्यक्ति से बोलेंगे, उस व्यक्ति को देखेंगे, उस व्यक्ति से हम कुछ ग्रहण करेंगे। तो संपर्क, अगर हम कांटेक्ट नहीं करेंगे तो हम कुछ भी सीख नहीं सकते। तो सामाजिक अधिगम आरंभ कहाँ से होता है? संपर्क से, एक दूसरे से मिलने जुलने से। तो हम जब किसी व्यक्ति से समाज के मिलते जुलते हैं तो वहां पर जो है हमारा संपर्क के माध्यम से जो है हम सीखना शुरू करते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर है 5 क्वेश्चन में आपका है विद्यार्थी के साथ संप्रेषण का अर्थ होता है, यानी कम्युनिकेशन का क्या अर्थ है विद्यार्थी के साथ। आपका जो ऑप्शन ए है, उनसे प्रश्न करने को कहना, यानी किसी विद्यार्थी से के साथ संप्रेषण करना है तो उनसे कहें कि प्रश्न करो। विचारों के आदान प्रदान से, उन्हें निर्देशन देकर, उन्हें अपने विचारों से अवगत कराकर। अब यहाँ पर देखेंगे कि हम केवल कहते हैं विद्यार्थी से अपने प्रश्न पूछ लो, भाई ये संप्रेषण हो गया, तो ये बात गलत है कि विद्यार्थी से कहते हैं प्रश्न पूछ लो, तो ये कोई कम्युनिकेशन नहीं हो। कम्युनिकेशन में क्या होता है? सेंडर होता है, सेंडर जो है अपनी बात को भेजता है, फिर रिसीवर जो विद्यार्थी होता है वो विद्यार्थी उसका फीडबैक देता है, फिर जो है जो सेंडर था यानी टीचर था उस पर, ये एक प्रक्रिया है संप्रेषण की। कम्युनिकेशन वाले चैप्टर में इसका विस्तृत उल्लेख है। तो इस तरीके से एक सर्किल होता है, तो इसमें जो है जो प्रश्न पूछता है फिर उसका उत्तर मिलता है, तो इस तरीके से एक साइकिल होती है। तो उसे खाली प्रश्न पूछने से संप्रेषण की प्रक्रिया नहीं होगी। विचारों का आदान प्रदान करना, ये बिल्कुल बात सही है कि कुछ हमने विचार दिए तो उसको हमने दिया, उससे फिर कुछ विचार लिए तो उसका विचारों का आदान प्रदान करना संप्रेषण कहलाता है। निर्देशन देना, खाली किसी को निर्देशित करते रहना संप्रेषण नहीं होता। और उसके अलावा उन्हें अपने विचारों से अवगत कराना, केवल अपने विचारों से अवगत करवा देना संप्रेषण नहीं है। अपनी अपनी बात कह दी और जो है अपने विचारों से अवगत करा दिया, तो ये कोई बात सही नहीं है। तो यहाँ पर विचारों का आदान प्रदान करना संप्रेषण का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका आता है। क्वेश्चन नंबर 6 में समाजीकरण क्या है, सीईटी जुलाई 2013 में पूछा गया था। सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन, सामाजिक शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध, समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। यहाँ पर समाजीकरण से हमने पहले पढ़ा था, समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो सामाजिक मानदंड हैं, जो सामाजिकरण की परंपराएं हैं, मानदंड यानी नियम कानून है, वहाँ के रीति रिवाज हैं, तो उनकी प्रति जो है जब हम अनुकूलित हो जाते हैं, उनको अपने अंदर ढाल लेते हैं, तो वो क्या हुआ, हमारा जो है समाजीकरण हुआ। तो समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन करना क्या हुआ, समाजीकरण हुआ। खाली मानदंडों में परिवर्तन करना समाजीकरण होता है कि किसी के नियम कानून को बदल दिया तो वो समाजीकरण थ्रू हो गया, ये तो एक जोर जबरदस्ती होगी। शिक्षक अपने पढ़ाए गए, जो शिक्षक ने पढ़ाया, शिक्षक और पढ़ाए गए के बीच में संबंध स्थापित करना, ये भी समाजीकरण नहीं हुआ। समाज के आधुनिकीकरण का प्रक्रिया, जो समाज में बदलाव हो रहे हैं वो भी समाजीकरण के अंतर्गत नहीं आता। वो जो आता है एक तरीके से सामाजिक चेंज यानी सोशल चेंजेस के अंतर्गत आता है। तो सामाजिकरण जो आता है वो समाज के जो मानदंड है, जो नियम कानून है, रीति रिवाज है, उनके प्रति अपने आप को अनुकूलित करना, उनमें समायोजन करना क्या है, समाजीकरण कहलाता है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 7, बच्चों में अच्छे चरित्र के निर्माण के लिए क्या है। ऑप्शन नंबर ए, पाठ्य पुस्तक में चरित्र निर्माण संबंधित पाठ पढ़ाने चाहिए, चरित्र निर्माण के लिए व्याख्यान दिए जाने चाहिए, कक्षा कक्ष गतिविधि इस प्रकार से हो कि बच्चों को चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके, और महापुरुषों के जीवनी बच्चों को पढ़ाई जानी चाहिए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्यों होगा? कक्षा कक्ष गतिविधि इस प्रकार से हो कि बच्चों के चरित्र निर्माण में सहायता मिलनी चाहिए। अब चरित्र निर्माण जब होगा कि जब बच्चों को ऐसी गतिविधि कराई जाए कि जिनके माध्यम से जो है वो उसमें इन्वॉल्व हो, और जब बच्चा इन्वॉल्व होगा, किसी कार्य को करेगा, तभी जो है उसका चरित्र उस तरीके का होगा। तो यहाँ पर गतिविधियों को में जो इन्वॉल्व, ऐसी गतिविधि, अच्छी गतिविधियां करवाई जाएंगी तो उस बच्चे का जो चरित्र निर्माण अच्छा होगा, और जो मतलब जिस तरीके की गतिविधि हम करवाएंगे तो उस तरीके का चरित्र निर्माण होगा। तो चरित्र निर्माण में सहायता के लिए जो है कक्षा में के अंदर जो है कक्षा कक्ष गतिविधियां करवाना अनिवार्य है। पहला क्यों नहीं होगा? पाठ्य पुस्तक में चरित्र निर्माण संबंधित पाठ होने चाहिए। खाली पाठ्य पुस्तक में हम चरित्र निर्माण संबंधी पाठों को लिख दे में और उन्हें पढ़ने को कहें तो इस तरीके से चरित्र निर्माण नहीं होता है। चरित्र निर्माण के लिए व्याख्यान देने, खाली भाषण देते रहें तो इस तरीके से भी चरित्र निर्माण नहीं होगा। और महापुरुषों की जीवनी बच्चों को पढ़ाएं कि महापुरुषों को महात्मा गांधी के बारे में पढ़ा दिया, जवाहरलाल नेहरू के बारे में पढ़ा दिया, या भगत सिंह के बारे में पढ़ा दिया। तो इस तरीके से भी जो पढ़ाने से या रटाने से या व्याख्यान देने से जो चरित्र निर्माण नहीं होगा। जब तक हम एक्टिविटी गतिविधि बच्चे को नहीं करवाएंगे तो बच्चे का चरित्र निर्माण नहीं होगा। गतिविधि करवाना बहुत अनिवार्य है। यहाँ पर गतिविधि जो शब्द है ये एक कीवर्ड है इस आंसर को ढूंढने के लिए। अगला आपका ऑप्शन आता है, क्वेश्चन आता है, समाजीकरण के संदर्भ में विद्यालयों के पास प्राय एक प्रच्छन्न
पाठ्यचर्या विद्यमान रहनी चाहिए जिससे निहित है, मतलब कि एक ऐसी पाठ्यचर्या रहनी चाहिए जिसमें निहित हो परिवारों के माध्यम से विद्यार्थियों को समझौतापूर्ण व प्रतिरोधात्मक समाजीकरण, मूल्यों व अभिवृत्तियों का शिक्षण एवं आकलन, बलात्मक अधिगम चिंतन व समकक्षीय साथी एवं अध्यापक की अनुकृति द्वारा विशेष रूप से अपनाए जाने वाला व्यवहार, यानी बलात्मक यानी बलपूर्वक कोई चीज हम किसी बच्चे को अधिगम करवाएं, उनसे चिंतन करवाएं, उस चीज को अपनाएं, जबरदस्ती की अपनाओ इस चीज को, तो इस तरीके से जो है समाजीकरण नहीं होता। मूल्यों में अभिवृत्तियों में शिक्षण का आकलन, खाली आकलन करते रहे हम किसी भी चीज का, तो वो क्या होगा, उस तरीके से समाजीकरण नहीं होगा। परिवार के माध्यम से विद्यार्थियों को समझौता, यानी कि उनके बीच में समझौता करवा दें कि इस तरीके से ये समझौता करके किसी चीज को, तो वो भी जो है समाजीकरण की प्रक्रिया को नहीं यहाँ पर एक्सेप्ट करता। इसका आंसर होगा डी सही। डी क्यों सही होगा, अंतःक्रिया, जहां भी अंतःक्रिया शब्द आ जाता है समाजीकरण में अंतःक्रिया बहुत आवश्यक है। दो व्यक्ति हैं, मान लीजिए दो व्यक्ति हैं और इनके बीच में जो है अंतःक्रिया को ही जो है हम समाजीकरण कहते हैं। इसने कोई क्रिया की, इसके बदले इसने कोई चीज को देखकर क्रिया की, तो ये क्या हुआ, अंतःक्रिया। अंतःक्रिया जो है समाजीकरण का मुख्य पॉइंट है। तो अंतःक्रिया और जो है सामाजिक सामग्री द्वारा विद्यालयों में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं से संबंध, अनौपचारिक संकेत। तो अंतःक्रिया यहाँ पर एक ऐसा शब्द है जिसके माध्यम से जो है हम स्पष्ट होता है कि समाजीकरण के लिए जो है हमेशा अंतःक्रिया की आवश्यकता होती है। जब तक दो व्यक्तियों के बीच में अंतःक्रिया नहीं होगी, यानी किसी के बीच में कोई अंतःक्रिया नहीं होगी, एक दूसरे के बीच में अपने विचारों का आदान प्रदान नहीं होगा, तब वहां पर समाजीकरण करना असंभव होता है। तो इस क्वेश्चन नंबर 8 का जो होगा डी सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्न की में से कौन सा समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है। निष्क्रिय एजेंसी, अब यहाँ पर निष्क्रिय एजेंसी से पहले हम देखते हैं दो प्रकार की एजेंसियां होती हैं आपकी। जो दो प्रकार की एजेंसी हैं, नंबर 1 है आपकी सक्रिय एजेंसी, सक्रिय एजेंसी, सक्रिय एजेंसी, और आपकी दूसरी जो होती है वो होती है आपकी निष्क्रिय एजेंसी। निष्क्रिय एजेंसी, निष्क्रिय एजेंसी, एजेंसी से मतलब होता है कि जो चीज मतलब संस्था की, सक्रिय संस्था कौन सी है और आपकी निष्क्रिय संस्था कौन सी है। तो सक्रिय संस्था वो होगी जिसमें बालक या मनुष्य मतलब आमने सामने अंतःक्रिया करेगा, ये दोनों जो है उपलब्ध होंगे सजीव रूप से, कि मतलब आमने सामने वो अपनी आंखों से देख रहे हैं और अब हाथ के हाथ जो है क्रिया प्रतिक्रिया उनमें चल रही है, दोनों तरफ जो है वार्तालाप हो रहा है, तो वो क्या होगा, ऐसी क्रिया क्या होगी, सक्रिय होगी, जिसमें अंतःक्रिया सक्रिय मतलब कि सजीव हो वो बिल्कुल ऐसे। इसमें आमने सामने होता है सब कुछ। ये जो है एक तरीके से अंतःक्रिया जो है, इसकी अंतःक्रिया जो है आमने सामने होगी, आमने सामने उपस्थित होंगे, यानी कि जो भी क्रिया हो रही है दो व्यक्तियों के बीच, तो का जो आंसर तुरंत मिल रहा है, तो ये क्या हुई, सक्रिय एजेंसी हुई। लेकिन यहाँ पर एक बालक तो एक्टिव है, लेकिन दूसरी उसने जो भी चीज ग्रहण की उसे सिर्फ देख कर ग्रहण कर ली, उसे देख लिया, लेकिन यहाँ से कोई जवाब उसे ऐसा नहीं मिला, केवल वो खुद समझ रहा है। यानी कि यहाँ पर एक चीज जो है निर्जीव होगी, यहाँ पर दोनों चीज जो है एक तरीके से सजीव होंगे, यानी दोनों जो है क्रिया कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक तरीके की क्रिया होगी, तो वो होगी निष्क्रिय एजेंसी। अब जो सक्रिय एजेंसी होती है उसमें क्या होता है आपका, वो होता है परिवार, परिवार, खेल का मैदान, खेल, आपका स्कूल, आपका स्कूल, और आपके जो भी क्लब होते हैं, आपके जो वो चाहे डांस क्लब हो, स्वास्थ्य क्लब हो, आपके हेल्थ क्लब हो, यानी जहां पर जो मनुष्य होते हैं, मतलब दोनों तरफ से क्रिया प्रतिक्रिया करने वाले लोग होते हैं, तो वो सारे क्लब भी जो होंगे आपके सक्रिय एजेंसी में आएंगे। लेकिन निष्क्रिय एजेंसी क्या क्या होती है आपकी, जैसे कि आपकी किताब, किताब आपकी किताब हो गई, इसके अलावा आपका हो गया जी यहाँ पर समाचार पत्र, समाचार पत्र, आपका जो पत्रिका है, पत्रिका न्यूज, और इसके अलावा जो आपका पुस्तकालय, पुस्तकालय, और आपका जो है रेडियो भी एक तरीके से निष्क्रिय एजेंसी में ही आएगा, क्योंकि वो वहां से भी आप कोई चीज अपनी सिर्फ वहां से वो चीज आपको सुनने को मिल रही है रेडियो टीवी से, लेकिन आप अपनी जो है वहां पर बात नहीं बता पा रहे हैं हाथ का। यहाँ पर जो अब आधुनिक रूप में आ गया है एक ऑनलाइन क्लासेज जो होती हैं आपकी, ऑनलाइन क्लास, और आपकी जो लाइव क्लास होती हैं, लाइव लाइव क्लास जो होती हैं, या लाइव जो भी टेलीकास्ट होते हैं जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, वो सारी चीजें सक्रिय एजेंसी में आती हैं।
तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर समाजीकरण जो हो रहा है, तो हम परिवार से जो है हम जो है सीख रहे हैं कुछ ना कुछ, खेल के मैदान से, स्कूल से, क्लब से, ऑनलाइन क्लासेस से, लाइव जो चैटिंग करते हैं तो उससे भी हम सीखते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है किताब से भी सीखते हैं, समाचार पत्र से भी सीखते हैं, पत्रिकाओं से, पुस्तकालय से भी जाकर हम कुछ ना कुछ अपने अंदर बदलाव करते हैं। समाजीकरण दोनों प्रक्रिया में हो रहा है, लेकिन ये सब चीजें क्या है, निष्क्रिय में आती हैं, और ये सब चीजें क्या आती हैं, आपकी सक्रिय में आती है। तो यहाँ पर हमें निष्क्रिय ढूंढना था, तो स्वास्थ्य क्लब, इसमें दोनों जो सजीव लोग होते हैं स्वास्थ्य क्लब में, तो यहाँ पर इंटरेक्शन जो अंतःक्रिया होती है वो लोगों के बीच हो रही है, तो ये सेक्रेटरी हो गया आपका, परिवार भी सेक्रेटरी हो गया, इको क्लब भी आपका सेक्रेटरी हो गया। लेकिन सार्वजनिक पुस्तकालय यहाँ पर जो है सिर्फ एक तरफ से जो है आप कोई चीज सीख रहे हैं, लेकिन पुस्तकें या आपको कोई चीज प्रतिक्रिया नहीं दे रही है, तो वहां पर दूसरा जो पक्ष है वो सजीव नहीं है। तो यहाँ पर जो होगा निष्क्रिय एजेंसी होगा आपका सार्वजनिक पुस्तकालय। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 10, मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है? CTET 2014 में पूछा गया है, इसको यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे। अब यहाँ पर मनोसामाजिक सिद्धांत जो दिया था वो दिया था आपका एरिक्सन, एरिक इरिक्सन ने दिया था। ये एरिक इरिक्सन ने जो है मनोसामाजिक सिद्धांत दिया। इन्होंने बताए थे कि जो विकास के 8 चरण होते हैं, 8 चरण होते हैं कि बालक जन्म से लेकर जो है और जब मृत्यु तक जो है उसका विकास चलता रहता है। उसमें जो 8 चरण आते हैं, तो इसमें 8 चरण में पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण करके इस तरीके से 8 चरणों से गुजरता है। 8 चरणों में पहला चरण आपका होता है, जो सबसे पहला चरण आपका विश्वास बनाम अविश्वास, और स्वायत्तता बनाम शर्म, पहल बनाम अपराध, परिश्रम उधम बनाम हीन भावना, बाल्य, ये जो है। इसके बाद आपका जो है पहचान बनाम भ्रांति, और आत्मीयता बनाम अलगाव, उत्पादक बनाम जो है स्थिरता, और संपूर्ण बनाम निराशा। तो यहाँ पर जो आपका इनका जो 8 चरण है, इन 8 के 8 चरणों को इरेक्शन का जब हमने मनोसामाजिक सिद्धांत पढ़ाया था, मनोसामाजिक सिद्धांत में हमने बताया था कि जो व्यक्तित्व के विकास में जो है सामाजिक एवं ऐतिहासिक कारक की भूमिका जो है यहाँ पर एरिक इरिक्सन ने मानी है कि किसी जो बालक है उसके व्यक्तित्व के विकास में समाज की और ऐतिहासिक कारक जो होते हैं उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। पूरे जीवन में जो विकास के चरण चलते हैं उनमें कोई ना कोई समस्या बालक को आती रहती है, और उन समस्याओं को वो किस जो है खूबसूरती के साथ या किस तरह से उनको फेस करता है, उनको समाधान करता है, तो जितने अच्छे तरीके से उनका समाधान करेगा उतने अच्छे तरीके से उसका विकास हो रहा है। ये मनोसामाजिक सिद्धांत का जो है एरिक इरिक्सन का कहना है। तो इन्होंने जो 8 चरण बताए, तो उन 8 चरणों में जो हमारा चौथा चरण आता है वो आता है, चौथा जो चरण है वो आता है आपका परिश्रम, और इसे जो हम जो बोलते हैं उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर। अब क्या होता है, ये जो चलता है आपका, अब चलता है मध्य बाल्यकालीन अवस्था से शुरू हो जाता है, मध्य बाल्यकालीन अवस्था से शुरू हो जाता है, और जो है आपका चलता है मतलब बाल्यकालीन के अंत तक जो है ये चलता रहता है, मतलब जब तक बाल्यकालीन अवस्था का अंत होता है जब तक ये चलता रहता है। अब इसमें क्या होता है कि बालक के अंदर सीखने की प्रवृत्ति बहुत तीव्र होती है, जिज्ञासा होती है, और अंत तक जो है वो कल्पनाशीलता भी करने लगता है। यानी कि जब शुरू शुरू में क्या चीज़ है, कुछ सीखता है, कुछ चीज़ें सीखने को उसके अंदर जो है जिज्ञासा रहती है, उसके बाद जो है वो कल्पनाशीलता में भी उसकी जो बुद्धि चलने लगती है, कल्पना करने लगता है किसी भी समस्या को दूर करने के लिए। लेकिन यहाँ पर तो ये तो आप परिश्रम से संबंधित हुआ, लेकिन वो क्या होता है, कभी कभी क्या होता है उसके अंदर हीनता आ जाती है कि मैं इस कार्य को कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, इस कार्य को करने के योग्य हूं या नहीं हूं, या मैं इसके कार्य को सही से नहीं कर पाऊंगा। तो इस तरीके की भावना का भी उसके अंदर विकास होता है। तो यहाँ पर दोनों ही विकास होते हैं। तो मनोसामाजिक सिद्धांत में से जो है ये जो आप उनका चौथा चरण है, तो परिश्रम उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर, यहाँ पर जो है ये आपका होगा उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर जो है इस ये मनोसामाजिक सिद्धांत के में से जो है संबंधित जो है चौथे चरण में से आता है। बाकी जो है उद्दीपन प्रतिक्रिया ये इसमें नहीं है। उद्दीपन प्रतिक्रिया और लिंग प्रतिसूत प्रतिक्रिया क्रिया प्रतिसूत अनुबंधन ये जो है मनोसामाजिक सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आते हैं। इरिक्सन के अंतर्गत जो है उद्यम के मुकाबले हीनता का स्तर जो है आता है। ये इनका चौथा चरण है इनके सामाजिक सिद्धांत का, मनोसामाजिक सिद्धांत का। इसके बाद आपका आता है सामाजिकरण एक प्रक्रिया है मूल्य विश्वासों अपेक्षाओं को अर्जित करने की, मित्रों के साथ सामाजिक
बनने की, घुलने मिलने तथा समायोजन करने की, एक समाज की संस्कृति की आलोचना करना सीखने की। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 11 का जो हमारा आंसर होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर मतलब विकल्प नंबर ए, मूल्य। जो किसी समाज के मूल्य हैं, विश्वास हैं तथा उनकी जो अपेक्षाएं हैं समाज की, तो उनको अर्जित करना जो है समाजीकरण कहलाता है, समाजीकरण की प्रक्रिया है। खाली मित्रों के साथ सामाजिक बनना समाजीकरण नहीं है, घुलना मिलना खाली समाजीकरण नहीं है, घुलना मिलना समाज जो एक समाज की संस्कृति की आलोचना करना तो कतई भी जो है समाजीकरण की प्रक्रिया नहीं है। इसके बाद जो वो आपका प्रश्न आए, प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में कौन सा एक समाजीकरण का प्रमुख कारक है, सी टेट 2015 में। तो यहाँ पर प्रमुख कारण पूछा था, तो वो है आपका परिवार। कंप्यूटर जो है एक तरीके से प्रमुख कारक नहीं है, ये आनुवांशिकता भी नहीं है और राजनीतिक दल भी नहीं है, तो ये सब चीजें जो है गोड़ में आ जाएंगी। और परिवार जो होता है आपका मुख्य या प्रमुख कारक होता है। क्वेश्चन नंबर 13, जन संचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है, इस कथन के लिए उपयुक्त कथन ढूंढिए। मतलब जो सेंटेंस है, जन संचार समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है, उपयुक्त कथन क्या होगा। समाजीकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जाता है, तो ये बात गलत है। केवल माता पिता और परिवार के द्वारा ही समाजीकरण नहीं होता। समाजीकरण जो बालक खेल के मैदान, विद्यालय, मीडिया, समाचार पत्र और समाज के अन्य व्यक्तियों के क्रियाकलापों से सबसे सीखता है। समाजीकरण जो कहीं ना कहीं होता रहता है उसका, तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत होगा उसका। ऑप्शन नंबर बी, जन संचार माध्यमों की पहुंच बढ़ती जा रही है और जन संचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित कर रहे हैं, ये बात बिल्कुल राइट है। क्यों राइट है? जनसंचार माध्यमों की पहुंच धीरे धीरे बढ़ रही, फेसबुक, व्हाट्सअप, यूट्यूब, ट्विटर, मीडिया, जो भी मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सब चीज़ों की जो है इनकी जो पहुंच बढ़ रही है। और जनसंचार माध्यम की अभिवृत्ति, जो उनकी अभिवृत्तियां हैं, तो लोगों की जो मूल्य हैं और जो विश्वास हैं, उनको कहीं ना कहीं ये चीज़ें प्रभावित करती हैं, इनमें बदलाव करती हैं। तो ये कथन बिल्कुल सही है। बच्चों के माध्यमों के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं कर सकते। अब बच्चे संचार माध्यमों के माध्यम से अंतःक्रिया क्यों नहीं कर सकते? यूट्यूब के माध्यम से आप लाइव टेलीकास्ट, जो लाइव क्लासेस देखते हैं, दुनिया भर की चीजें लाइव चैटिंग के माध्यम से आप अंतःक्रिया कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा है नहीं कर सकते, तो ये भी कथन गलत हो गया। संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम है। खाली संचार माध्यम जो है विज्ञापन करने और उन्हें बेचने के लिए जो है माध्यम नहीं है, इससे जो है हमारा ज्ञान भी बढ़ता है, तो ये बात भी यहाँ पर गलत है। तो स्टेटमेंट नंबर बी यहाँ पर सही होगा। हमारे मूल्यों को, हमारे जो विश्वास हैं, हमारी जो अभिवृत्तियां उन्हें प्रभावित कर रही है हमारी जो आज की जो मतलब मीडिया है, जो भी जनसंचार के माध्यम है, तो वो सब चीजें जो हैं हमें प्रभावित, हमारे मूल्यों को प्रभावित कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14, समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है मूल्य और विश्वासों का अर्जन करना, ये तो शामिल है। अनुवांशिक संचरण, ये अनुवांशिक संचरण माना अनुवांश जो जन्म से मिला है, उससे समाजीकरण का कोई रोल नहीं होता, तो यही जो है इसका आंसर नंबर बी सही होगा। एक संस्कृति के रीति रिवाजों और मापदंडों को सीखना, ये समाजीकरण है। और कौशलों का अर्जन करना, यानी कि किसी को देखकर हम अपने अंदर की स्किल को डेवलप करना, ये भी समाजीकरण है, तो ये समाजीकरण है। और एक संस्कृति के रीति रिवाजों मानदंडों को सीखना समाजीकरण है। मूल्य और विश्वासों को अर्जन करना, हमने किसी के मूल्यों और विश्वासों को ग्रहण कर लिया, वो भी एक समाजीकरण। लेकिन अनुवांशिक संचरण जो है समाजीकरण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हमें नहीं ढूंढना था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, बच्चों के समाजीकरण में परिवार की भूमिका निभाते हैं, कम महत्वपूर्ण, रोमांचकारी, मुख्य, गौड़। हमने पहले बताया था कि परिवार जो है मुख्य भूमिका निभाता है बच्चों के समाजीकरण में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन से समाजीकरण के गौड़ कारक हैं? विद्यालय और पड़ोस, यहाँ पर जो क्वेश्चन है बहुत ट्रिकी है, मतलब गौड़ ढूंढना है, हमें गौड़ कारक ढूंढना है। विद्यालय और आस पड़ोस, विद्यालय और निकट परिवार के सदस्य, परिवार और रिश्तेदार, परिवार और आस पड़ोस। जहां भी परिवार आएगा वो तो मुख्य कारक में आएगा, परिवार इसमें है, परिवार इसमें है और परिवार इसमें है, तो ये सब मुख्य कारक है। यहाँ पर विद्यालय हमारा दूसरा है, आस पड़ोस विद्यालय के साथ है, तो ये द्वितीय कारक में यानी गौड़ कारक में जोड़ा जाएगा। यदि आपका ये जो है परिवार में जोड़ा होता तो ये प्रथम कारक में हो जाता, तो हमें विद्यालय से ढूंढना था। परिवार जहां जहां है वो मुख्य कारक में हो गया, यानी कि प्रथम कारक में हो गया। हमें ढूंढना है गौड़, गौड़ है हमारा विद्यालय, तो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर ए सही। विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन अभी पीछे चर्चा करी थी, एरिक्सन ने किया था।
और शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य, सामाजिकरण से तात्पर्य सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन करना, सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना, अपने सामाजिक मापदंड बनाना, समाज में बड़ों का सम्मान करना। खाली बड़ों का सम्मान करना तो सामाजिकरण नहीं होता। अपने मापदंड, अपने नियम कानून निर्मित करना सामाजिकरण नहीं है। मानदंडों को सदैव अनुपालन करना मतलब हम किसी चीज के लकीर के फकीर बने जा रहे हैं, वो भी एक सामाजिकरण नहीं है। सामाजिक वातावरण को में अनुकूलन करना, समायोजन करना क्या है? समाजीकरण है। इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 19, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है व्यक्ति के पूरे जीवन काल में, किशोरावस्था के दौरान, पूर्व बाल्यावस्था के दौरान और प्रौढ़ावस्था के दौरान। अगर यदि आपसे पूछा जाता है कि सबसे तेज समाजीकरण कहाँ होता है, तो वो होता है आपका बाल्यावस्था में, यानी कि सी इसका आंसर होता है। लेकिन हमसे पूछा है जटिल, जटिल और गहन, गहन तो वो होता है आपका किशोरावस्था में। किशोरावस्था में हर चीज कॉम्प्लेक्सिव होती है, जटिल होती है और गहन होती है। तो किशोरावस्था के दौरान जो है सबसे अधिक और गहन जो है समाजीकरण होता है। क्वेश्चन नंबर 20, समाजीकरण में सम्मिलित हैं सांस्कृतिक संचरण और, अब समाजीकरण से क्या क्या होता है? संस्कृति संचरण, यानी एक संस्कृति के जो संचरण चलता है, यानी कि वो जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलती रहती है सांस्कृतिक तत्व। लेकिन उसके अलावा क्या और होता है समाजीकरण से? तो यहाँ पर देखते हैं बच्चों के लेबलों में समायोजित कर दिया जाता है, यानी बच्चों को जो वर्गीकरण किया जाता है, लेबल बांट दिया जाता है कि तू अच्छा है, तू उससे आ रही है, तू इस तरीके का, ऐसा समायोजित करने को बोलते हैं कि तू। तो ये बिल्कुल गलत बात है। संवेगात्मक संबद्धता उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन उन्हें जो है कि कौन किसके संवेग कैसे हैं, तो उनको ऐसी उपलब्धता देना जो है समाजीकरण नहीं कहलाती। विद्रोह का निरुत्साहित करना, यानी जो विद्रोही हैं उनको निरुत्साहित करना, ये बात भी समाजीकरण के अंतर्गत नहीं आती। व्यक्तित्व का विकास, यानी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, तो ये जो होगा आपका समाजीकरण का जो है में सम्मिलित होता है। किसी भी समाजीकरण की प्रक्रिया के तहत हम सांस्कृतिक संचरण के साथ साथ जो है व्यक्तिगत और व्यक्तित्व भी डेवलप करते हैं। हम क्या है कि बालक शुरू में जब जन्म लेता है तो वो पशु के समान होता है। वो देखता है कि माता पिता को देखता है, उनसे सीखता है, अपने भाई बहन को देखता है कि किस तरीके से वो अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हैं, पैर छूते हैं, किस तरीके से समाज में रहते हैं, कपड़े पहनते हैं, खाते हैं, पीते हैं, किस तरीके से हाथ धोने चाहिए, किस तरीके से चलना चाहिए, किस तरीके से बोलना चाहिए, कहाँ क्या काम करना चाहिए। ये सब चीज़ें हमारी जो पर्सनैलिटी को निखारने का काम जो करता है वो करता है हमारा समाजीकरण। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसके बाद आपका आता है निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे के समाजीकरण की प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में नहीं है? प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में नहीं है तो महत्वपूर्ण कार्य में सक्रिय महत्वपूर्ण कार्य में सक्रिय सहभागिता, सामाजिक कौशलों को सीखना। तो ये तो भाई समाजीकरण का मॉडल है कि किसी भी कार्य में सहभागिता करके सामाजिक कौशलों का अर्जन करना समाजीकरण है। बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं और चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। तो ये बात गलत है, तो ये जो है समाजीकरण का मॉडल नहीं है, तो हमें नहीं ढूंढना था। अब सी क्या कहता है हमारा? बच्चों में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए, ये भी समाजीकरण की पूरी करता है बात। समाजीकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण करता है, यानी जो समाजीकरण है समाज के जो नियम है उनको ग्रहण करने के लिए जो है समाजीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत ही आती है। तो ये सब चीजें जो है समाजीकरण के अंतर्गत आती है, ऑप्शन नंबर डी, सी और ए। लेकिन यहाँ पर जो है किसी भी चीज को जो मतलब विद्यालय द्वारा, शिक्षक द्वारा थोपा नहीं जा सकता कि मतलब चाहे उनके समाज से या उनसे उनकी संस्कृति रिलेटेड ना हो, फिर भी उसे स्वीकार करवा दिया है तो वो जो है समाजीकरण नहीं होता। वो एक तरीके से जबरदस्ती की थोपी गई चीज होती है, तो समाजीकरण नहीं है यहाँ पर देखना था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। आपका आता है क्वेश्चन नंबर 22, समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। प्रक्रिया में शामिल नहीं है ढूंढना है। एक संस्कृति के रीति रिवाजों के मापदंडों को सीखना, ये बात सही है। कौशलों का अर्जन करना, ये बात भी सही है। मूल्यों के विश्वास को अर्जन करना, ये बात भी सही है। नहीं, ये समाजीकरण की तीनों बात जो कंडीशन है ये पूरे करता है। समाजीकरण की तीनों चीज यही कहती हैं कि सांस्कृतिक रीति रिवाज मानदंडों को सीखो, कौशलों का अर्जन करो, मूल्य और विश्वासों को अर्जित करो। लेकिन आनुवांशिक संचरण जो मतलब हमें जन्म से मिलता है, तो ये जो है समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। ये जो जन्म से मिलता है वो जो चीज होती है समाजीकरण नहीं होती। समाजीकरण जन्म के बाद जो हम सीखते हैं समाज से, एक दूसरे को देख के, एक दूसरे के साथ अंतः क्रिया करके, तो वो जो है समाजीकरण है। आनुवांशिक जो हमें माता पिता से मिल गया, मतलब जो हम लंबाई कितनी, हमारी चौड़ाई कितनी, हमारा रंग कैसा है, हमारा मतलब कि बाल कैसे हैं, तो ये जो आनुवांशिक जो चीजें हैं वो समाजीकरण नहीं कहलाती। जो हम बोलते कैसे हैं, हम किसी के को सम्मान कैसे देते हैं, हम
किस तरीके से खाते हैं, किस तरीके से पीते हैं, हमारे रीति रिवाज क्या हैं, हमने क्या चीज़ सीख ली दूसरे लोगों से देखकर, हमारे मूल्य क्या हैं, हमारा हम किस चीज़ में विश्वास करते हैं कि भगवान है या गॉड है। तो इस तरीके के विश्वास, ये सब चीज़ें जो हम अर्जित कर रहे हैं समाज से, वो समाजीकरण है, ना कि जो हमें वंश से मिला हमारे जेनेटिक गुण है, वो समाजीकरण नहीं होता। इसके बाद आता है आपको क्वेश्चन नंबर 23 सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा किसी बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं है। व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल कारक नहीं है। अब इंडिविजुअल कारक नहीं है तो पर्सनल कारक क्या हो सकते हैं? नंबर एक, हमारा स्वास्थ्य जो है वो पर्सनल में होएगा, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य, मान लो हमारा स्वास्थ्य है तो वो हमें पर्सनली हो गया, किसी के लिए भी व्यक्तिगत हो गया। संवेग भी, हम किसी के लिए अपने संवेग जो व्यक्तिगत होते हैं, बुद्धि भी, ये तीनों चीज जो है किसी के लिए व्यक्तिगत हैं। लेकिन जो मित्र मंडली है ये जो है हमें बाहर से इफेक्ट करती है, तो ये जो है हमारा पर्सनल कारक नहीं है, व्यक्तिगत कारक नहीं है। तो यहाँ पर हमें नहीं ढूंढना था, तो यहाँ मित्र मंडली इसका आंसर सही होगा। के बाद हमारा निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण एक प्रमुख कारक है? कंप्यूटर नहीं, आनुवांशिकता, राजनीतिक दल, परिवार मुख्य कारक है। रिपीट हो गया क्वेश्चन। के अलावा जो है आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान देती है? सबसे अधिक योगदान क्या देती है, कौन सी संस्था है? वो है हमारा परिवार। परिवार ही जो है हमें बताती है कि हमारी सामाजिक जो मान्यताएं हैं वो क्या चीज है, हमारे जो परंपराएं हैं, तो वो सब चीजों को जो है हमारा परिवार ही जो है हमें जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित करता है। विद्यालय, पड़ोस, तो यहाँ पर ये सेकेंडरी में आते हैं, तो सबसे ज्यादा यहाँ पर पूछा था, तो इसलिए ये जो है नहीं होंगे, इनमें से कोई नहीं, तो ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पर परिवार जो है सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे अधिक योगदान देता है सामाजिक परंपराओं को हस्तांतरित करने के लिए। आज की इस क्लास में मैं आशा करता हूं कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। इस क्लास के माध्यम से आप समाजीकरण से संबंधित जो भी कंसेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे, जो आप मतलब इससे पहले वीडियो में समाजीकरण को समझने के लिए देख सकते हैं। लेकिन यदि आप इन क्वेश्चनों को सही से, इनका एनालाइज सही से करते हैं, इस वीडियो को देखते हैं एक बार भी, तो आप समाजीकरण से संबंधित किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं कर पाएंगे। ये मैं ऐसी आपको जो है एक आशा करता हूँ। और इसी तरीके से हम हर टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आप हमारे जो मोटिवेशन के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सीडीपी में कभी भी कोई भी क्वेश्चन जो है गलत नहीं करेंगे, चाहे वो टेट हो, आपका यूपी टेट हो, सी टेट हो, सुपर टेट हो, यानी कि कुल मिला के आपका किसी भी लेवल का टेट एग्जाम हो, तो वहां पर आप जो है सीडीपी में 30 में से 30 नंबर प्राप्त करेंगे। 100% कामयाबी आपको मिलेगी। धन्यवाद, नमस्कार।